एक सुनसान गांव में मूसलाधार बारिश की एक रात शांति देवी ने अपने आंगन के पीछे बने मुर्गी के दड़बे के नीचे एक गर्भवती लड़की को कांपते हुए छिपा हुआ पाया। माया नाम की वो लड़की थक कर चूर हो चुकी थी और घबराई हुई थी। उसने कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बिना ज्यादा सवाल पूछे शांति देवी उसे घर के अंदर ले आईं, लेकिन यही फैसला एक ऐसी खतरनाक मुसीबत को खींच लाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात गांव में बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे कभी रुकने का नाम ही नहीं लेगी। पानी की भारी बूंदें शांति देवी के घर की पुरानी खपरेल की छत पर टप टप की आवाज कर रही थीं। ये एक जानी पहचानी आवाज थी जो फिर भी दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। छोटा सा घर एक सुनसान कच्ची सड़क के किनारे दुबका हुआ था, जिसके चारों ओर बगीचे और बाड़े थे, और रात गहराने के साथ ये और भी अकेला होता जा रहा था। शांति देवी, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की एक महिला थीं, अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले रहती थीं। फिर भी अपनी पुरानी आदतें बनाई हुई थीं। चूल्हा जलाना, गर्म चाय बनाना और फिर चुपचाप बैठकर बारिश की आवाज सुनना, जैसे वो उन यादों से बात कर रही हों जिनका जवाब देने वाला अब कोई नहीं था। उस माहौल में हर चीज में अतीत की सांसें महसूस होती थीं। एक खाली लकड़ी की कुर्सी, एक टूटे किनारे वाला चीनी मिट्टी का प्याला, या कोने में रखी पुरानी चप्पलों की जोड़ी जिसे अब कोई नहीं पहनता था। वो कोई डरपोक औरत नहीं थी और ना ही वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान देती थी। गांव के जीवन ने लोगों को हवा और बारिश, यहाँ तक कि नुकसान के सामने भी शांति से जीना सिखाया था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक अनजाना सा एहसास उनके दिल में धीरे धीरे घर कर रहा था, जैसे कि बारिश अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी ला रही थी जो बस होने ही वाला था। उन्होंने चाय का घूंट भरा। गर्म भाप उनके गले से नीचे उतरी, लेकिन ये उस बेचैनी को दूर नहीं कर सकी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर हवा बांस की बाड़ से सरसराते हुए गुजर रही थी, बरामदे से टकरा रही थी, जिससे लकड़ी का दरवाजा हल्के से कांप रहा था। फिर उस घनी बारिश के बीच एक और आवाज आई, बहुत धीमी, लेकिन शांति देवी जैसी शांत रहने की आदी महिला का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। ये मुर्गियों की आवाज थी, लेकिन ये उनकी सामान्य कुड़कुड़ाने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक घबराई हुई बेचैन आवाज थी, जैसे अंधेरे में कोई चीज उन्हें डरा रही हो। शांति देवी ने चाय का प्याला नीचे रखा। उनकी बूढ़ी आंखें सिकुड़ गईं। मुर्गी का दड़बा बगीचे के अंत में पुराने आम के पेड़ के पास था, जिसे उनके पति ने कभी अपने हाथों से बनाया था। इतने सालों में वहां कभी कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था, यहां तक कि ऐसी भारी बारिश की रातों में भी नहीं। आवाज फिर से आई, इस बार और ज्यादा साफ, पंखों के बेतहाशा फड़फड़ाने और किसी भारी चीज के लकड़ी से टकराने की आवाज के साथ। शांति देवी उठी, धीरे लेकिन दृढ़ता से। उनके अनुभवी मन ने उन्हें बताया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। हो सकता है कोई भूखी लोमड़ी हो या कोई आवारा कुत्ता, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता था, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने अभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने दरवाजे के पीछे लटकी टॉर्च उठाई, जल्दी से अपना पुराना रेनकोट पहना और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ठंडी हवा सीधे उनके चेहरे पर लगी, जिससे वो एक पल के लिए ठिठक गईं। घर के सामने का कच्चा आंगन कीचड़ में बदल गया था और बारिश का पानी छोटी छोटी धाराओं में बह रहा था। टॉर्च की रोशनी आंगन में घूमी और फिर बगीचे के अंत में अंधेरे पर जाकर रुक गई, जहां मुर्गी का दड़बा बारिश में शांत खड़ा था। लेकिन यह शांति और भी बेचैन करने वाली थी, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही वहां से घबराहट भरी आवाजें आ रही थीं। शांति देवी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनकी रबर की चप्पलें कीचड़ में धंस रही थीं, जिससे हल्की सी चपचप की आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी उनके हाथ के साथ कांप रही थी, कभी पेड़ के तने पर, कभी जमीन पर, और फिर मुर्गी के दड़बे के छोटे से दरवाजे पर रुक गई। वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उन्हें अच्छी तरह याद था कि उन्होंने शाम होने से पहले उसे बंद कर दिया था। ये उनकी सालों की आदत थी जो कभी नहीं बदली थी। एक ठंडी सिहरन उनकी रीढ़ में दौड़ गई, बारिश की वजह से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुर्गियों की आवाज फिर से आई, इस बार कमजोर, जैसे वे घबराहट के बाद थक गई हों। शांति देवी ने टॉर्च को कसकर पकड़ा और करीब गईं। रोशनी गीली जमीन पर पड़ी, जहां अजीब निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो, जैसे कोई चीज वहां से गुजरी हो। उनका दिल धीरे लेकिन जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन उनकी छाती में साफ महसूस हो रही थी।
उन्होंने झुककर टॉर्च को नीचे किया, ये देखने की कोशिश की कि दड़बे के अंधेरे में क्या छिपा है। और उसी पल जब रोशनी जमीन के पास एक कोने पर पड़ी, शांति देवी को अचानक एहसास हुआ कि वहां जो चीज पड़ी है वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान जैसी लग रही है। वो एक पल के लिए रुक गईं। एक पल में आसपास की सभी आवाजें दूर हो गईं। सिर्फ बारिश और उनके अपने दिल की धड़कन बची थी। एक विचार कौंधा और तुरंत ही गायब हो गया क्योंकि ये बहुत अविश्वसनीय था। लेकिन उनकी आंखों के सामने जो था वो वहीं पड़ा था, अंधेरे में सिकुड़ा हुआ, जैसे वो रात की बारिश से भी ज्यादा डरावनी किसी चीज से छिपने की कोशिश कर रहा हो। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली। टॉर्च पकड़े हुए उनका हाथ कांप रहा था और फिर उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया। शांति देवी कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गईं, जैसे उनके पैर अब उनके अपने नहीं रहे। उनके हाथ में टॉर्च की रोशनी हल्के से कांपी, फिर मुर्गी के दड़बे के नीचे उस अंधेरे कोने पर जाकर रुक गई, जहां वो परछाई अभी भी एक गीले चीथड़े के ढेर की तरह सिकुड़ी पड़ी थी। लेकिन वो चीथड़ा नहीं था। जैसे जैसे वो ध्यान से देखने लगी, उन्हें कीचड़ और मिट्टी से सने एक छोटे दुबले पतले इंसान के शरीर की रूपरेखा दिखाई दी। एक सिहरन उनकी रीढ़ में दौड़ गई। बारिश के कारण नहीं, बल्कि इस एहसास से कि वो किसी ऐसी चीज के सामने खड़ी थी जो इतनी अजीब और असामान्य थी कि समझ से परे थी। कोई है? उन्होंने पुकारा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस भारी चुप्पी को तोड़ने के लिए काफी थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश के गिरने और दड़बे की छत से पानी के टपकने की आवाज थी। उन्होंने गला साफ किया और एक और कदम आगे बढ़ाया। अब टॉर्च की रोशनी सीधे उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ रही थी। एक पीला, भीगा हुआ चेहरा जिसके बाल माथे पर चिपके हुए थे, आंखें कसकर बंद थीं। जैसे वो इतनी थक चुकी हो कि उसे अपने आसपास का कोई होश ही ना हो। शांति देवी तब ठिठक गईं जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति का हाथ अपने पेट को कसकर पकड़े हुए है, एक पेट जो पतले भीगे कपड़ों के नीचे से साफ उभर रहा था। उनका दिल बैठ गया। हे भगवान! उनके गले से एक धीमी सी आवाज निकली। ये एक बहुत ही जवान लड़की थी और वो गर्भवती थी। लड़की हल्के से हिली, जैसे ये उसके शरीर की एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया हो जो जीवन से चिपके रहने की कोशिश कर रही हो। एक कमजोर सी कराह निकली जो बारिश की आवाज में लगभग खो गई। शांति देवी तुरंत नीचे झुकी, घुटनों में दास्ते कीचड़ की भी परवाह नहीं की। बेटी, तुम मेरी बात सुन रही हो? उन्होंने लड़की के कंधे पर हाथ रखा। वो इतना ठंडा था कि वो खुद चौंक गईं। ये ठंड सिर्फ बारिश की नहीं थी। ये उस व्यक्ति की ठंड थी जो बहुत देर से बाहर था, थका हुआ, लगभग अपनी सारी गर्मी खो चुका था। लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और उन आंखों को शांति देवी कभी नहीं भूल सकती थीं। उनमें सिर्फ डर नहीं था, बल्कि ऐसा डर था जो बहुत लंबे समय से दबा हुआ था, इतना कि वो निराशा में बदल गया था। उन्हें देखकर वो चीखी नहीं, भागी नहीं, बस एक छोटे जानवर की तरह सिकुड़ गई जिसे कोने में धकेल दिया गया हो। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। शांति देवी की आवाज नर्म हो गई, जैसे कोई बच्चे को बहला रहा हो। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गईं, इस डर से कि कहीं वो और न डर जाए। उस रात की बारिश में दो अजनबियों के बीच एक खामोशी छाई रही, जिसकी गवाह सिर्फ टॉर्च की कमजोर रोशनी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा, लेकिन वो खुद जानती थी कि इस सवाल का जवाब शायद अभी जरूरी नहीं है। लड़की ने अपने होंठ खोलने की कोशिश की, लेकिन जो आवाज निकली वो सिर्फ एक टूटी हुई सांस थी। पेट पर रखा उसका हाथ और कस गया, जैसे यही एकमात्र चीज थी जो उसे इस दुनिया के सामने टिकाए हुए थी। दूर कहीं एक बिजली कड़की और एक पल के लिए सब कुछ रोशन हो गया, जिससे शांति देवी को आसपास का नजारा और साफ दिखाई दिया। और तब उन्होंने देखा, दड़बे का दरवाजा टूटा हुआ था, मिट्टी खुदी हुई थी, कीचड़ पर फिसलने के निशान थे। ये लड़की सिर्फ संयोग से वहां नहीं लेटी थी, वो रेंग कर खुद को बचाने के लिए दड़बे के नीचे घुसी थी, किसी से छिप रही है। ये विचार आते ही उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने सहज रूप से चारों ओर देखा। टॉर्च की रोशनी तेजी से बगीचे की ओर और फिर दूर कच्ची सड़क के अंधेले की ओर घुमाई। कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन पीछा किए जाने का, किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास अभी भी उस घनी बारिश में कहीं छिपा हुआ था। क्या तुम उठ सकती हो? शांति देवी ने वापस मुड़कर पूछा। इस बार उनकी आवाज ज्यादा दृढ़ थी। इस बार उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो इतनी हल्की थी कि वो चौंक गईं। जैसे अगर वो उसे छोड़ देंगी तो वो तुरंत कीचड़ में गिर जाएगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर डगमगा गए और वो फिसल गई। शांति देवी ने जल्दी से उसे संभाला और उसे अपने करीब खींच लिया।
आराम से वो बुदबुदाई, जैसे लड़की को और खुद को दिलासा दे रही हूं। जब लड़की खड़ी हो गई तो टॉर्च की रोशनी फिर से उस पर पड़ी और अब उन्होंने उसकी हालत और साफ देखी। कपड़े भीगे और कीचड़ से सने थे, नंगे पैर नीले पड़ गए थे, हाथों पर खरोंचे थीं। और उसका पेट उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये गर्भावस्था की शुरुआत नहीं थी, वो जन्म देने के करीब थी। एक साथ करुणा और चिंता की भावना शांति देवी के दिल में उमड़ पड़ी, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और ज्यादा ठंडा विचार आया। एक गर्भवती लड़की रात की बारिश में भाग रही है, मुर्गी के दड़बे में छिप रही है। ये मामला साधारण नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने उसे घर की ओर ले जाते हुए पूछा। लड़की कुछ सेकंड के लिए चुप रही, जैसे अपनी बची खुची सारी ताकत एक शब्द बोलने के लिए इकट्ठा कर रही हो। माया। आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में लगभग खो गई। ठीक है माया, शांति देवी ने कहा, अब मेरे साथ घर के अंदर चलो। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, इसलिए नहीं कि वो उत्सुक नहीं थीं, बल्कि इसलिए कि वो जानती थीं कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर गलत समय पर पूछा जाए तो लोग और भी ज्यादा सिमट जाते हैं। दोनों धीरे धीरे आंगन पार कर रहे थे। कीचड़ उनके पैरों में भारी हो रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन शांति देवी ने लड़की को कसकर पकड़े रखा। वो कांप रही थी। ये साफ नहीं था कि ठंड से या डर से। कभी कभी वो महसूस करती कि लड़की का हाथ उनके हाथ पर और कस जाता है, जैसे उसे पीछे छूट जाने का डर हो। जब वे घर के दरवाजे के पास पहुंची तो शांति देवी एक पल के लिए रुक गईं। न जाने क्यों उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आंगन अंधेरा था, सिर्फ बारिश और हिलते हुए पेड़ थे, लेकिन कुछ गड़बड़ होने का एहसास था, जैसे उस रात वे दोनों अकेले नहीं थे। उन्होंने भौहें सिकुड़ी, फिर धीरे से सिर हिलाकर दरवाजा खोला। चूल्हे से निकलती पीली रोशनी इतनी गर्म लग रही थी कि बाहर की ठंड की तुलना में लगभग अवास्तविक थी। लड़की देहरी पर ही रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और सतर्कता थी। अंदर आ जाओ, शांति देवी ने धीरे से कहा। माया धीरे धीरे अंदर आई। जब दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ तो बारिश की आवाज कुछ हद तक दब गई, बस दूर से गूंज रही थी। घर के अंदर का माहौल एक अलग दुनिया जैसा था, गर्म, रोशन और शांत। लेकिन उसी पल जब शांति देवी टॉर्च को मेज पर रखने के लिए मुड़ी तो बाहर आंगन से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, जैसे किसी के पैर कीचड़ पर पड़े हों। वो ठिठक गईं और इस बार उन्हें यकीन था कि उन्होंने गलत नहीं सुना। शांति देवी कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ी रहीं। उनके कान उस आवाज को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो अभी अभी आंगन से आई थी, लेकिन फिर सब कुछ बारिश की एक जैसी आवाज में डूब गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, खुद से कहा कि शायद ये छत से जमीन पर गिरता पानी था या हवा से टूटी कोई टहनी। इस उम्र में कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है, खासकर ऐसी लंबी और शोर भरी रातों में। लेकिन ऐसा सोचने के बावजूद वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर गईं। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंधेरे आंगन में झांका। कोई नहीं था, बस सफेद बारिश का पर्दा और हिलते हुए पेड़ों की परछाइयां थीं। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इस बार कुंडी ज्यादा सावधानी से लगाई। अंदर मुड़कर उन्होंने देखा कि माया अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे वो घर में और अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी आंखें घूम रही थीं, हर छोटे कोने पर रुक रही थी, जैसे ये पुष्टि करने की कोशिश कर रही हो कि ये जगह वास्तव में सुरक्षित है। भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिससे वो और भी दुबली लग रही थी। उसके कंधे कांप रहे थे। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और उसके पास गईं। वहां क्यों खड़ी हो? यहां चूल्हे के पास आओ, गर्म हो जाओगी, उन्होंने कहा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दृढ़ थी। माया एक सेकंड के लिए झिझकी, फिर पीछे चली। हर कदम में जैसे घंटों, शायद दिनों की थकान भरी हुई थी। जब वो चूल्हे के पास पहुंची तो गर्मी की वजह से उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई अभी अभी किसी बहुत ठंडी जगह से बाहर निकला हो। शांति देवी ने यह देखा और उनका दिल पिघल गया। बिना पूछे भी वो जानती थीं कि इस लड़की ने कुछ बहुत मुश्किल झेला है। बैठ जाओ, उन्होंने लकड़ी की कुर्सी खींची। माया धीरे धीरे बैठ गई, दोनों हाथ अभी भी अनजाने में अपने पेट पर रखे हुए थे। शांति देवी ने चूल्हे के पास लटका एक सूखा तौलिया उसे दिया। इसे पोंछ लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। माया ने कांपते हाथों से तौलिया लिया। उसने कुछ नहीं कहा,
बस सिर झुकाकर अपने बाल पोंछने लगी। हर हरकत छोटी लेकिन भारी थी, जैसे उसे बहुत कोशिश करनी पड़ रही हो। शांति देवी ने चूल्हे में कुछ और लकड़ियां डालीं। आग भड़क उठी और गरम पीली रोशनी पूरे रसोई में फैल गई। उस पल के लिए सब कुछ अजीब तरह से शांतिपूर्ण हो गया, जैसे बाहर की बारिश एक दूर का सपना हो। लेकिन वो जानती थीं कि ये शांति बहुत नाजुक है। अपने कपड़े बदल लो, उन्होंने पास के छोटे से कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसमें उनके कुछ पुराने कपड़े थे, थोड़े ढीले लेकिन सूखे। माया ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी। मैं आपका घर गंदा कर दूंगी। उसकी आवाज लगभग एक सांस जितनी धीमी थी। शांति देवी ने धीरे से भौहें सिकोड़ी। घर गंदा हो तो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ठंडा हो तो उसे गर्म करना जरूरी है। जाकर बदल लो। लड़की ने सिर हिलाया, उठी और धीरे धीरे कमरे की ओर चली गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, शांति देवी को चूल्हे के पास अकेला छोड़कर। वो कुछ सेकंड वहां खड़ी रही, फिर पानी की केतली चूल्हे पर रख दी। पानी के उबलने की आवाज धीरे धीरे आने लगी। बाहर की बारिश की आवाज के साथ मिलकर ये जानी पहचानी आवाजें थीं, लेकिन उनके दिल में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। उनकी आंखें अनजाने में मुख्य दरवाजे की ओर गईं। वो एहसास अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद माया बाहर आई। ढीले ढाले कपड़ों में, आस्तीनें कलाई से लंबी थीं, पायजामा टखने तक आ रहा था, लेकिन कम से कम वो सूखी थी। उसके बाल अभी भी गीले थे, लेकिन अब पानी नहीं टपक रहा था। वो थोड़ी अलग लग रही थी। अब दड़बे के नीचे की परछाई नहीं, बल्कि एक इंसान, भले ही बहुत नाजुक। शांति देवी ने एक पुराने कप में गर्म पानी डाला, थोड़ी चीनी मिलाई और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। ये पियो। माया ने कप लिया और उसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया जैसे वो दुनिया की एकमात्र गर्मी हो। उसने एक छोटा घूंट लिया, फिर एक और। भाप से उसकी आंखें नम हो गईं, या शायद ये आंसू थे, वो निश्चित नहीं थीं। तुम वहां बाहर कितनी देर से थीं? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। माया चुप रही। वो मेज को देखने लगी, जैसे कोई सुरक्षित जवाब ढूंढ रही हो। मुझे याद नहीं, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज बैठी हुई थी, शायद शाम से। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया, आगे नहीं पूछा, लेकिन उनके दिमाग में सवाल एक के बाद एक आ रहे थे। एक गर्भवती लड़की बारिश की रात में दड़बे के नीचे क्यों छिपेगी? वो इतनी थकी क्यों थी? और सबसे जरूरी, वो किससे छिप रही थी? तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने एक और सवाल पूछा। माया ने कप को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक डर का भाव आया। इतना साफ कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। मैं वापस नहीं जा सकती। जवाब छोटा था, लेकिन शांति देवी को यह समझने के लिए काफी था कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी। ठीक है, अगर अभी नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। वो एक पतला कंबल लेने के लिए उठी। आज रात यहीं रुको, बाकी कल देखेंगे। माया ने उन्हें देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही नाजुक था, जैसे उम्मीद, लेकिन अभी तक विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी। क्या आप मुझसे डरती नहीं हैं? उसने पूछा। आवाज बहुत धीमी थी। शांति देवी धीरे से मुस्कुराईं, एक मुस्कान जो खुशी की नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की थी जिसने डर से ज्यादा बहुत कुछ देखा था। किस बात का डर? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। माया ने सिर झुका लिया। मैं अपने साथ मुसीबत लाई हूं। इस वाक्य ने रसोई में एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने सामने बैठी लड़की को देखा, दुबली, थकी, गर्भवती। उसकी आंखें हमेशा ऐसे देख रही थी जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मुसीबत तो जरूर थी, लेकिन कितनी बड़ी? मुसीबत का बाद में देखेंगे, उन्होंने आखिरकार कहा। पहले इंसान को जीना होता है। माया ने कुछ और नहीं कहा, उसने बस बहुत धीरे से सिर हिलाया। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब हल्की हो गई थी। घर के अंदर का माहौल गर्म हो रहा था। लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन ठीक उसी समय आंगन से फिर एक आवाज आई, इस बार ज्यादा साफ, गीली मिट्टी पर धीरे धीरे पहियों के चलने की आवाज। शांति देवी ने तेजी से सिर उठाया। माया भी अपनी जगह पर जम गई और दोनों समझ गए, कोई आया है। गीली मिट्टी पर धीरे धीरे पहियों के घिसने की आवाज और भी साफ हो गई। अब ये कोई अस्पष्ट एहसास नहीं था। शांति देवी एकदम से खड़ी हो गई।
उनकी नजरें सीधे दरवाजे पर थीं और माया, वो अपनी जगह पर लगभग जम गई थी। उसके हाथ मेज के किनारे को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि सफेद पड़ गए थे। बिना कहे दोनों समझ गए थे कि जो लोग उसे ढूंढ रहे थे वे शायद आ पहुंचे हैं। गाड़ी गेट के बाहर कहीं रुकी, बहुत पास नहीं, लेकिन इतनी पास कि इंजन की धीमी एक जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जानवर इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया। चूल्हे में आग अभी भी जल रही थी, लेकिन उसकी गर्मी उन दो लोगों के दिलों में फैल रही ठंडक तक नहीं पहुंच पा रही थी। तुम कमरे में जाओ, शांति देवी ने तेजी से धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। माया ने सिर उठाया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नहीं, वे मुझे ढूंढ लेंगे। अंदर जाओ, उन्होंने दोहराया, इस बार और जोर से। ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति का आदेश था जिसने अंत तक बचाने का फैसला कर लिया था। माया उठी, जल्दी से कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन अंदर जाने से पहले वो मुड़ी। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। अम्मा, कुछ नहीं होगा, शांति देवी ने कहा। हालांकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये सच है या नहीं। कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वो रसोई में अकेली रह गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कन को धीमा करने की कोशिश की। उन्होंने अपना आंचल ठीक किया और धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम साफ और मजबूत था, जैसे वो खुद को याद दिला रही हो कि ये उनका घर है और उन्हें डरने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने दरवाजा खोला। बारिश अब हल्की हो गई थी, बस फुहारें पड़ रही थीं। गेट के सामने गाड़ी की हेडलाइट्स की धुंधली रोशनी में एक काली कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे उतरा। लंबा, सीधा, गहरे रंग के कपड़े पहने और कीचड़ से सने जूते पहने। उसने कोई जल्दी नहीं की, धीरे धीरे आंगन पार करते हुए आया, जैसे उसे यकीन हो कि उसे वो मिल जाएगा जो वो चाहता है। शांति देवी बरामदे पर खड़ी रहीं, उसे करीब आते हुए देखती रहीं। घर के अंदर से आती रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका भावहीन, ठंडा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी तेज आंखें जैसे सब कुछ परख रही हों। नमस्ते अम्मा, उसने पहले कहा। उसकी आवाज इतनी गहरी और शांत थी कि सुनने में और भी असहज लग रही थी। इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उसे देखा, उनकी नजरें नहीं झुकी। तुम किसे ढूंढ रहे हो? आदमी बरामदे से कुछ कदम दूर रुक गया। उसने आंगन में चारों ओर देखा। उसकी नजरें मुर्गी के तड़बे पर रुकी और फिर वापस उन पर आ गईं। मैं एक नौजवान गर्भवती लड़की को ढूंढ रहा हूं। हो सकता है वो इस इलाके से गुजरी हो। शांति देवी का दिल एक पल के लिए बैठ गया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। यहां कोई नहीं है, वो धीरे से हंसा, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। क्या आपको यकीन है? यकीन है। एक खामोशी छा गई। हवा के एक झोंके के साथ गीली मिट्टी और पत्तों की महक आई। आदमी ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसका जूता कीचड़ में थोड़ा धंस गया। उसे अकेले बाहर नहीं रहना चाहिए, खासकर इस हालत में। हम बस उसे वापस ले जाना चाहते हैं। कहाँ वापस? शांति देवी ने पूछा। उनकी आवाज अभी भी एक जैसी थी। वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, जहां उसकी जगह है। शांति देवी ने धीरे से भौहें सिकोड़ी। यहां ऐसा कोई नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। रात हो गई है, तुम वापस जाओ। आदमी की आंखें और तेज हो गईं। उसने उन्हें ज्यादा देर तक देखा, जैसे कुछ तौल रहा हो। फिर उसने अपना सिर मुर्गी के दड़बे की ओर घुमाया। एक बहुत ही तेज नजर, लेकिन शांति देवी समझ गईं कि उसने निशान देख लिए हैं। अजीब बात है, उसने धीरे धीरे कहा। मैंने देखा कि आपके दड़बे का दरवाजा खुला है। हवा से? उन्होंने तुरंत जवाब दिया। हवा से या किसी के होने से? उसने पूछा। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक अदृश्य दबाव था। शांति देवी एक सीढ़ी नीचे उतरी, सीधे उसके सामने खड़ी हो गई। इस गांव में हवा से दरवाजे खुलना कोई नई बात नहीं है। दोनों गीले आंगन में एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति से लड़ा जा रहा था। आखिरकार आदमी ने एक हल्की सांस छोड़ी। अगर आप उसे देखें तो हमें बता दीजिएगा। इस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी में कई बातें ऐसी होती हैं जो लगती तो है कि कोई लेना देना नहीं है, पर बाद में सब जुड़ जाता है। शांति देवी ने जवाब दिया। उसने उन्हें एक बार फिर देखा, और भी गहराई से,
जैसे उनकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर वो मुड़ गया। आपकी मर्जी। वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। इंजन फिर से गड़गड़ाया। गाड़ी धीरे धीरे पीछे हटी और फिर मुड़ गई। उसकी हेडलाइट्स ने आंगन, घर और शांति देवी के चेहरे को एक पल के लिए रोशन किया, जैसे ये एक खामोश चेतावनी हो, और फिर वो रात के अंधेरे में गायब हो गईं। शांति देवी बहुत देर तक वहीं खड़ी रहीं, जब तक कि गाड़ी की आवाज पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। हवा का एक ठंडा झोंका आया। वो घर के अंदर गईं, दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कमरे का दरवाजा तुरंत खुल गया। माया बाहर आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वे चले गए? चले गए, शांति देवी ने कहा। माया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। वे वापस आएंगे, उसने फुसफुसाया। शांति देवी ने उसे देखा। उनकी आंखें गहरी हो गईं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रसोई फिर से शांत हो गई, लेकिन अब पहले जैसी नहीं थी। ये शांति नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी चीज से पहले की खामोशी थी। शांति देवी में इसके पास गईं, अनजाने में जमीन पर देखने लगीं, जहां माया के गीले पैरों से पानी की कुछ बूंदें पड़ी थीं। और फिर उन्हें अचानक एक बात का एहसास हुआ। वे पैरों के निशान सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और इस बार उनका अंतर्ज्ञान अब अस्पष्ट नहीं था। शांति देवी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें अभी भी जमीन पर टिकी थीं, जहां पीली रोशनी में गीले, धुंधले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। एक पंक्ति माया के छोटे, बेतरतीब पैरों के निशानों की थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। लेकिन उसकी बगल में एक और पंक्ति थी, बड़ी, गहरी और ज्यादा साफ। और खास बात यह थी कि उनकी दिशा एक जैसी नहीं थी। एक पंक्ति अंदर की ओर जा रही थी, एक पंक्ति बहुत देर तक रुकी और फिर बाहर की ओर मुड़ गई। घर के अंदर की हवा जैसे जम गई। क्या हुआ अम्मा? माया ने पूछा। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी। उसने भी शांति देवी की आंखों की दिशा में नीचे देखा और समझने में बस कुछ सेकंड लगे। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो एक कदम पीछे हटी, अनजाने में अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। क्या वे यहां अंदर आए थे? शांति देवी धीरे धीरे सीधी खड़ी हुई। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। इस समय उनके दिमाग में डर नहीं था, बल्कि विचारों की एक श्रृंखला थी जो बहुत तेजी से जुड़ रही थी। अगर वो आदमी आंगन में आया था तो उसने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? वो घर में क्यों नहीं आया? और वो रुककर वापस क्यों चला गया? उन्होंने मुख्य दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अभी भी बंद था, कुंडी लगी हुई थी, टूटने का कोई निशान नहीं था। लेकिन इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली, बल्कि सब कुछ और भी उलझन भरा हो गया। जब तुम बाहर थीं, तो क्या तुमने किसी को देखा था? उन्होंने पूछा। माया ने तेजी से सिर हिलाया, लगभग घबराई हुई। नहीं, मैं बस भाग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे बस इतना पता था कि मुझे छिपना है। उसकी आवाज टूट गई, सांसें तेज हो गईं। वे अकेले नहीं चलते अम्मा, वे हमेशा कई लोगों के साथ होते हैं। इस बात ने शांति देवी को कुछ सेकंड के लिए चुप करा दिया। कई लोग, तो इसका मतलब है कि जो अभी बाहर खड़ा था वो अकेला नहीं था। खिड़की के दरार से हवा का एक झोंका आया, जिससे चूल्हे की आग हल्के से कांपी। दीवार पर दोनों की परछाइयां लंबी हो गईं, आग की रोशनी के साथ कांप रही थीं, जिससे माहौल और भी बेचैन हो गया। बिस्तर पर जाकर लेट जाओ, शांति देवी ने धीमी आवाज में कहा। आज रात अगर नींद ना भी आए तो भी लेटना जरूरी है। माया ने कोई विरोध नहीं किया। वो धीरे धीरे दीवार के पास रखे बिस्तर की ओर बढ़ी, लेकिन लेटने से पहले उसने फिर भी मुड़कर उन्हें देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। अम्मा, वे वापस आएंगे, है ना? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। हो सकता है, एक सीधा जवाब, बिना किसी टाल मटोल के। माया लेट गई, कंबल को अपनी छाती तक खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी छत को देख रही थीं। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा, धीरे धीरे सहला रही थी, जैसे खुद को या अंदर के बच्चे को दिलासा दे रही हो। शांति देवी ने बत्ती बुझा दी। सिर्फ चूल्हे से आती धीमी रोशनी छोड़ दी। वो सोने के लिए अपने कमरे में नहीं गईं। उन्होंने लकड़ी की कुर्सी को दरवाजे के पास खींचा और बैठ गईं, पीठ सीधी, आंखें मुख्य दरवाजे की ओर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक फैसला हो चुका था। अगर वे वापस आए तो वो इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने देंगी।
समय धीरे धीरे बीत रहा था। बारिश लगभग रुक चुकी थी। सिर्फ छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। दूर कहीं कीड़ों की झींगुर शुरू हो गई। सब कुछ एक बनावटी तरीके से सामान्य हो रहा था। माया कभी कभी करवट बदलती, इसलिए नहीं कि उसे असुविधा हो रही थी, बल्कि इसलिए कि वो सो नहीं पा रही थी। हर छोटी आवाज उसे चौंका देती। एक हवा का झोंका, एक पत्ते का गिरना भी उसके दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफी था। अम्मा, उसने धीरे से पुकारा। हां, अगर वे मुझे ढूंढ लें तो आप उन्हें मत रोकिएगा। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। मैं नहीं चाहती कि आप खतरे में पड़ें। शांति देवी नहीं मुड़ी। सो जाओ। लेकिन सो जाओ। इस बार उनकी आवाज थोड़ी और सख्त थी। माया चुप हो गई, लेकिन आंसू उसकी कनपटियों से लुढ़क कर तकिए में समाने लगे। वो जोर से नहीं रोई, बस चुपचाप, जैसे उसे अकेले सहने की आदत हो। शांति देवी एक अचल परछाई की तरह वहीं बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद आवाज फिर से आई, बहुत धीमी। गेट से नहीं, बल्कि घर के पीछे से। शांति देवी ठिठक गईं। उनके कान सतर्क हो गए। एक बहुत ही हल्की खरोच, जैसे कोई चीज लकड़ी की दीवार से टकराई और फिर शांत हो गई। फिर एक और आवाज। वो उठी। माया भी तुरंत उठ बैठी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अम्मा, आपने सुना? शांति देवी ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। दोनों ने सांस रोक ली। आवाज फिर से आई, इस बार और साफ। ये हवा नहीं थी, कोई जानवर नहीं था। ये कदमों की आहट थी, ठीक घर के पीछे। शांति देवी धीरे धीरे पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम इतना हल्का कि लगभग कोई आवाज नहीं हुई। उन्होंने टॉर्च उठाई, लेकिन तुरंत चलाई नहीं। उनका दूसरा हाथ अनजाने में रसोई के ताक पर रखे चाकू के हत्थे पर कस गया। माया पीछे मूर्ति की तरह खड़ी थी। ना तो पास आने की हिम्मत कर रही थी और ना ही नजरें हटाने की। शांति देवी दरवाजे के सामने रुकी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर उन्होंने अचानक दरवाजा खोला, टॉर्च की रोशनी जलाई और सीधे घर के पीछे के अंधेरे में घुमा दी। कोई नहीं था, बस पानी से गीला छोटा सा आंगन और हवा में हल्के से हिलती बांस की बाड़ थी। लेकिन पिछले दरवाजे के ठीक नीचे एक नया गीला पैर का निशान था। इतना साफ जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था और बस कुछ सेकंड पहले ही गया हो। शांति देवी ने टॉर्च को कस कर पकड़ा। इस बार उन्हें कोई शक नहीं था। वे सिर्फ ढूंढ नहीं रहे थे, वे घात लगाए बैठे थे। पिछला दरवाजा अभी भी थोड़ा खुला हुआ था और रात की हवा बारिश के बाद की मिट्टी की गीली ठंडक लेकर अंदर आ रही थी। शांति देवी कुछ देर तक शांत खड़ी रहीं। टॉर्च की रोशनी अभी भी खाली आंगन पर पड़ रही थी, जैसे अगर वो नजर हटाएंगी तो अंधेरे से कुछ निकल आएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस बांस की बाड़ हल्के से हिली। पानी की कुछ बूंदें टपकीं और वो नया पैर का निशान इस बात की पुष्टि कर रहा था कि उनकी चिंताएं निराधार नहीं थीं। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया, लेकिन इस बार सिर्फ कुंडी नहीं लगाई। उन्होंने लकड़ी का एक भारी डंडा भी अड़ा दिया, एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने पति के जाने के बाद शायद ही कभी किया हो। खट की आवाज छोटी लेकिन दृढ़ थी, जैसे अंदर और बाहर के बीच एक सीमा खींच दी गई हो। जब वो वापस मुड़ी तो उन्होंने देखा कि माया वहीं खड़ी है। उसकी आंखें उन पर टिकी हैं और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया है। वे ठीक बाहर थे, है ना अम्मा? माया ने पूछा। उसकी आवाज लगभग टूट गई थी। शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो मेज के पास गईं, टॉर्च नीचे रखी और फिर सीधे उस लड़की को देखा। पता नहीं, लेकिन ये तय है कि वे ज्यादा दूर नहीं गए हैं। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, ना तो दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, ना ही मामले को और गंभीर बना रही थी, बस सच बता रही थी। माया एक कदम पीछे हटी और बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। दोनों हाथों से अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। मैं उन्हें खुद को पकड़ने नहीं दे सकती। उसने खुद से फुसफुसाया। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वे... वाक्य बीच में ही रुक गया, लेकिन बिना कहे भी शांति देवी समझ गई। एक लंबी खामोशी छा गई। घर के अंदर का माहौल अब पहले जैसा गर्म नहीं था। भले ही चूल्हे में आग अभी भी जल रही थी, लेकिन बाहर से घिरे होने के एहसास ने उस गर्मी को बहुत नाजुक बना दिया था। शांति देवी ने कुर्सी खींची और माया के सामने बैठ गईं। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ अवलोकन नहीं था, बल्कि एक विचार था। मुझे सच सच बताओ, उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। वे कौन हैं? माया ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, सिर्फ रोने से नहीं, बल्कि थकान और लंबे समय के डर से भी।
वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही, जैसे बोलने और चुप रहने के बीच संघर्ष कर रही हो। लेकिन फिर, शायद इसलिए कि अब उसके पास छिपाने की ताकत नहीं बची थी, उसने शुरू किया। उसके परिवार वाले, उसने धीरे से कहा। जिसे मैं प्यार करती हूं उसका नाम रोहन है। उसने गला साफ किया। उसका परिवार बहुत अमीर है, बहुत शक्तिशाली। वे मुझे स्वीकार नहीं करते और इस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। शांति देवी ने बीच में नहीं टोका, बस सुनती रही। जब उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो वे मेरे पास आए, पहले बात करने के लिए, फिर जबरदस्ती करने लगे। माया की आवाज कांप उठी। उन्होंने पैसे दिए, बहुत सारे पैसे। कहा कि बच्चे को गिरा दो और गायब हो जाओ। उसने सिर हिलाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। खिड़की के दरार से हवा का एक झोंका आया, जिससे आग की लौ हल्के से कांपी। जब मैंने मना कर दिया तो वे बदल गए। माया ने आगे कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। अब वे बात नहीं करते थे। उन्होंने पीछा करना और धमकाना शुरू कर दिया। उसके हाथ कस गए। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद इसे नहीं संभालोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। शांति देवी ने धीरे से भौहें सिकोड़ी। और वो रोहन? माया चुप हो गई। बहुत देर बाद उसने जवाब दिया, उसे नहीं पता। नहीं पता? शांति देवी ने दोहराया, थोड़ा हैरान होकर। उसके पिता ने उसे विदेश भेज दिया, कहा कि काम है। माया फीकी हंसी हंसी, एक कड़वी मुस्कान। अब उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता। फोन बदल दिया गया है। सब कुछ जैसे काट दिया गया हो। रसोई में फिर से खामोशी छा गई। शांति देवी ने कुर्सी पर पीठ टिकाई और धीरे से सांस छोड़ी। अब टुकड़े जुड़ने लगे थे। ये कोई छोटा मामला नहीं था, कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं था। ये उन लोगों का मामला था जिनके पास पैसा था, ताकत थी और जो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो तुम भाग गई? उन्होंने पूछा। माया ने सिर हिलाया। मैं शहर छोड़कर आ गई। सोचा था कि गांव में वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने नीचे देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी ढूंढ लिया। जो आदमी अभी आया था, शांति देवी को बाहर बरामदे में खड़ा आदमी याद आया। वो कौन है? माया ने गहरी सांस ली। रोहन का बड़ा भाई। एक नाम जो कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिसने माहौल को और भारी बना दिया था। वो रोहन जैसा नहीं है, माया ने धीमी आवाज में कहा। वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जो भी करता है पूरी दृढ़ता से करता है। जो ठान लेता है वो करके रहता है। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने उस आदमी की आंखों में यह महसूस किया था। बाहर हवा फिर से हल्की चलने लगी। कोई कदमों की आहट नहीं थी, कोई साफ हलचल नहीं थी, लेकिन ये खामोशी और भी ज्यादा तनावपूर्ण थी। मेरी बात सुनो, शांति देवी ने कहा। इस बार उनकी आवाज ज्यादा साफ और निश्चित थी। ये मामला आसान नहीं है, वे हार नहीं मानेंगे। माया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन शांति देवी एक पल रुकीं, फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। अब तुम अकेली नहीं हो। माया चौंक गई। उसकी आंखें बदल गईं, जैसे उसे जो सुना उस पर विश्वास ना हो। ये मेरा घर है, शांति देवी ने आगे कहा, उनका नहीं। एक साधारण वाक्य, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। माया ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। अब ठंड से नहीं, बल्कि एक ऐसे एहसास से जिसकी उसे बहुत समय से कमी थी। आपकी तरफ से खड़ा होना। उसकी आवाज भर आई। मैं इसके लायक नहीं हूं। चुप रहो, शांति देवी ने बात काटी। लायक हो या नहीं, ये सोचने का समय नहीं है। वो उठी, दरवाजे के पास जाकर एक बार फिर से जांच की, फिर घर के चारों ओर देखने लगी, जैसे कुछ हिसाब लगा रही हो। आज रात हमें सावधान रहना होगा, उन्होंने कहा। वे किसी भी समय वापस आ सकते हैं। माया ने सिर हिलाया। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। अगर वे ज्यादा लोग हुए तो? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस रसोई के पास जाकर चाकू उठाया और उसे ऐसी जगह रख दिया जहां से आसानी से पहुंचा जा सके। तो हमें उनके आने से पहले ही कोई तरीका सोचना होगा, उन्होंने कहा। एक ऐसा वाक्य जिसने माहौल बदल दिया। अब ये सिर्फ बचाव नहीं था, बल्कि तैयारी थी। बाहर रात अभी भी लंबी थी और इस बार दोनों जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है। अगली सुबह हर दिन से ज्यादा देर से आई। जैसे पूरा इलाका भी रात भर की लंबी बारिश के बाद नींद में हो। आसमान धुंधला था। सूरज की कमजोर रोशनी घने बादलों से छन कर आ रही थी और पानी से भीगे बगीचे को रोशन कर रही थी। पेड़ों से बची खुची बूंदें जमीन पर टप टप गिर रही थीं,
हवा में नमी और ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी, ऐसी शांति जो इंसान को और भी ज्यादा सतर्क कर देती है। शांति देवी बहुत सुबह उठ गई थी। असल में वो लगभग सोई ही नहीं थी। पूरी रात वो कुर्सी पर पीठ टिकाए दरवाजे की ओर देखती रही। हर छोटी सी आवाज पर कान लगाए रहीं। जब आसमान में हल्की रोशनी हुई तब वो उठी और अपनी आदत के मुताबिक चूल्हा जलाने लगी। लेकिन आज उनकी हर हरकत धीमी और भारी थी, थकान से नहीं बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग अभी भी जो हुआ था उसी में उलझा हुआ था। माया भी थोड़ी देर बाद उठ गई। वो कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा पीला था, लेकिन रात से कुछ ज्यादा ताजा लग रहा था। फिर भी उसकी आंखें हमेशा दरवाजे की ओर थीं, जैसे किसी भी पल कोई अंदर आ सकता है। अम्मा, क्या वे रात में वापस आए थे? उसने धीरे से पूछा। नहीं, शांति देवी ने जवाब दिया, लेकिन फिर जोड़ा, कम से कम मैंने तो नहीं सुना। इस जवाब से माया को कोई तसल्ली नहीं मिली। वो कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने जो गर्म पानी का गिलास दिया था उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। गर्मी फैल रही थी, लेकिन उसके मन में बसे तनाव को दूर करने के लिए ये काफी नहीं थी। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद शांति देवी ने अपना शॉल ओढ़ा, टॉर्च उठाई और आंगन में निकल गईं। मैं जरा बाहर देख कर आती हूं, उन्होंने कहा। माया तुरंत खड़ी हो गई। मैं भी आपके साथ चलती हूं। जरूरत नहीं है। उन्होंने सिर हिलाया। तुम अंदर ही रहो। लेकिन माया नहीं मानी। आखिरकार उन्हें उसे साथ ले जाना पड़ा, भले ही उसके कदम अभी भी धीमे और भारी थे। दिन के उजाले में आंगन और साफ दिख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मुर्गी का दड़बा, आम का पेड़, बांस की बाड़। लेकिन ध्यान से देखने पर रात के निशान अभी भी वहां थे। मिट्टी खुदी हुई थी, कुछ टहनियां टूटी हुई थी और सबसे खास पैरों के निशान। शांति देवी मुर्गी के दड़बे के पास रुकी और झुककर देखने लगी। माया पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें हर निशान पर टिकी थीं। रात के उसके छोटे पैरों के निशान अभी भी थे, लेकिन उनके बगल में और भी निशान थे। ये, माया ने कांपते हुए फुसफुसाया, ये मेरा नहीं है। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया। वो ये रात से ही जानती थी, लेकिन दिन के उजाले ने सब कुछ और साफ कर दिया था। ये पैरों के निशान बड़े, गहरे और मजबूत थे। एक आदमी के नहीं, कम से कम 2, शायद 3। वे बाड़ की तरफ से दड़बे के पास आए थे और फिर रुक गए थे। मुझे याद है, रात में मैंने ये निशान नहीं देखे थे, उन्होंने धीरे धीरे कहा। माया ने सिर हिलाया। उसकी आवाज लगभग घबराई हुई थी। नहीं, जब मैं आई थी तब कोई नहीं था। शांति देवी ने कुछ और नहीं कहा। वो उठी और पैरों के निशानों की दिशा में चली। वे सीधे घर की ओर नहीं गए थे, बल्कि कुछ मीटर दूर रुककर वापस मुड़ गए थे। जैसे वो आदमी बहुत करीब आया था, लेकिन उसने आगे ना बढ़ने का फैसला किया। हवा का एक हल्का झोंका आया, जिससे बांस की बाड़ में सरसराहट हुई। माया अनजाने में उनके और करीब आ गई। वे यहां खड़े होकर घर में देख रहे थे। इस विचार ने दोनों को चुप करा दिया। शांति देवी ने मुड़कर अपने घर को देखा, एक ऐसी जगह जो अब तक हमेशा एक सुरक्षित पनाहगाह रही थी। लेकिन अब दिन के उजाले में भी उन्हें लग रहा था कि कुछ पहले जैसा नहीं रहा। क्या तुम इन पैरों के निशानों को पहचानती हो? उन्होंने पूछा। माया ने झुककर ध्यान से देखा। वो कांप उठी। हाँ, उसने फुसफुसाया। ये उनके जूते हैं, रोहन के भाई के। माया ने सिर हिलाया। उसके होंठ कसकर भिंच गए। मुझे याद है, क्योंकि पिछली बार। वो रुक गई, आगे नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे के भाव ये समझने के लिए काफी थे कि ये कोई सुखद याद नहीं थी। शांति देवी ने धीरे से सांस छोड़ी तो अब सब साफ था। वो आदमी एक से ज्यादा बार आया था, लेकिन वे अंदर क्यों नहीं आए? माया ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर पैरों के निशानों को देखा और फिर दूर की सड़क की ओर। हो सकता है उन्हें यकीन ना हो, उन्होंने कहा। या वे और देखना चाहते हो? एक ऐसा जवाब जिसने माया को और भी चिंतित कर दिया। वे वापस आएंगे, उसने लगभग निश्चित होकर कहा। हां, शांति देवी ने सिर हिलाया। और अगली बार शायद वे सिर्फ बाहर खड़े नहीं रहेंगे। दोनों आंगन के बीच में चुपचाप खड़े रहे। दिन के उजाले ने चीजों को हल्का नहीं किया था, बल्कि खतरे को और भी स्पष्ट कर दिया था। शांति देवी घर के अंदर गईं। उनके कदम तेज हो गए थे। इस बार वो सिर्फ सोच नहीं रही थीं, वो हिसाब लगा रही थीं। सामने का दरवाजा, पिछला दरवाजा, खिड़कियां
सब कुछ फिर से जांचना था। जो चीजें दरवाजे को रोकने या बचाव के लिए इस्तेमाल की जा सकती थीं, उन्होंने उन सब पर एक नजर डाली। माया देहरी पर खड़ी उनकी हर हरकत को देख रही थी। अम्मा, क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? उसने पूछा। शांति देवी रुक गईं। एक सवाल जो उन्होंने खुद भी सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने सिर हिलाया। कहां भागोगी? माया चुप हो गई। वो जवाब जानती थी। बाहर उनके पास पैसा था, लोग थे, समय था, और उसके पास सिर्फ एक थका हुआ शरीर और एक अजन्मा बच्चा था। यहां रहकर कम से कम हमें पता है कि हम कहाँ हैं, शांति देवी ने आगे कहा। बाहर जाना ज्यादा सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं। माया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। शांति देवी ने उसे देखा और फिर धीरे धीरे कहा, अब से हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। माया ने सिर उठाया। इसका क्या मतलब है? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बरामदे में गई और दूर कच्ची सड़क को देखने लगी, जहां से पिछली रात गाड़ी आई थी। इसका मतलब है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमें उनके वापस आने से पहले ही तैयार रहना होगा। एक साधारण वाक्य, लेकिन ये इस बात का संकेत देने के लिए काफी था कि सब कुछ एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। उस दिन की दोपहर एक असहज शांति में बीती। अब न बारिश थी, न तेज हवा। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि बेचैनी हो रही थी। शांति देवी अपने रोजमर्रा के काम करती रहीं, चूल्हा जलाना, सब्जी धोना, खाना बनाना, लेकिन हर हरकत में एक तरह की सतर्कता थी, जैसे वो किसी भी असामान्य आवाज पर तुरंत रुकने के लिए तैयार हों। और माया, वो लगभग मुख्य घर से बाहर नहीं निकली। उसकी आंखें कभी कभी गेट की ओर जातीं और फिर वापस अपने पेट पर आ जातीं, जैसे वो खुद को याद दिला रही हो कि उसे टूटना नहीं है। दोपहर के समय जब सूरज की हल्की धूप बचे खुचे बादलों से छनकर आने लगी, तो इंजन की आवाज फिर से गूंजी। बिना देखे ही दोनों ने उस आवाज को पहचान लिया। माया एकदम से खड़ी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने फुसफुसाया। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस प्याला मेज पर रखा, अपना हाथ आंचल से पहुंचा और लगभग डरावनी शांति के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। गाड़ी ठीक गेट के सामने रुकी। इस बार रात की तरह कोई घुमाव फिराव नहीं था। कार का दरवाजा खुला, वही आदमी नीचे उतरा, लेकिन इस बार उसके पीछे 2 और लोग थे। तीनों वहां खड़े थे। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन इरादे भी छिपे नहीं थे। अंदर रहो, शांति देवी ने माया से धीरे से कहा, बिना पीछे मुड़े। बाहर मत आना। माया एक पल के लिए जम गई, फिर मुड़कर कमरे में भाग गई। दरवाजा बहुत धीरे से बंद किया, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि बाहर वाले सुन लेंगे। शांति देवी ने दरवाजा खोला और उनके खटखटाने से पहले ही बरामदे में आ गईं। वो वहां रास्ते में खड़ी हो गईं। उनकी सीधी नजरें उस आदमी पर थीं जो करीब आ रहा था। वो सीढ़ियों पर रुक गया। इस बार लंबी चौड़ी बातें नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी और ठंडी थी। वो लड़की यही है। शांति देवी ने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं। मैंने भी कहा था यहां कोई नहीं है। वो धीरे से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये मामला आपकी उलझने लायक नहीं है। लायक है या नहीं ये मैं खुद जानती हूं, उन्होंने एक जैसी आवाज में जवाब दिया। पीछे से एक आदमी एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नजरें दरवाजे और खिड़की पर घूम रही थीं, जैसे कुछ हिसाब लगा रहा हो। हमें बस एक बार अंदर देखना है, उसने कहा। अगर कोई नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। मेरे घर में कोई नहीं आएगा, शांति देवी ने तुरंत कहा। तनाव साफ पड़ गया था। हवा का एक हल्का झोंका आंगन से गुजरा, जिससे उनका आंचल हिला, लेकिन वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। मुख्य आदमी ने उन्हें कुछ देर तक देखा, फिर धीरे धीरे कहा, आप सोचती हैं कि आप उसे कब तक बचा सकती हैं? जब तक बचा सकूं, उन्होंने जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जिसने उन तीनों को एक पल के लिए चुप करा दिया। आप समझ नहीं रही हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ी तेजी थी। ये मामला आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो इस जगह की नहीं है, तो वो तुम लोगों की भी नहीं है, शांति देवी ने तुरंत जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए बदलाव आया। अब वो शुरुआती धैर्य नहीं था। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और करीब उसकी आंखें सीधे उन पर थीं। आप खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। मुसीबत तो आज से पहले भी थी, उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, लेकिन मैंने कभी किसी जरूरतमंद को बाहर नहीं धकेला। पीछे वाला आदमी अब अधीर होने लगा था। इतनी बातें क्यों करनी, वो बुदबुदाया। बस अंदर जाकर देख लेते हैं।
लेकिन मुख्य आदमी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो अभी भी शांति देवी को देख रहा था। उसकी आंखें अब परख नहीं रही थीं, बल्कि तौल रही थीं, जैसे वो सोच रहा हो कि सामने खड़ी महिला किस हद तक मुकाबला करने लायक है। क्या आप जानती हैं कि अगर ये मामला और आगे बढ़ा, उसने धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तो ये दरवाजे पर खड़े होकर बात करने जितना आसान नहीं रहेगा। शांति देवी ने उसकी नजरों से नजरें नहीं हटाईं। क्या तुम जानते हो, उन्होंने जवाब दिया, कि कुछ चीजों का सौदा नहीं किया जा सकता। दोनों की नजरें कुछ लंबे सेकंड के लिए मिली। दरवाजे के पीछे माया दीवार से सटी खड़ी थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि रोने की आवाज ना निकले। वो हर शब्द सुन रही थी। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो जानती थी कि अगर वे अंदर आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाहर आदमी ने एक हल्की सांस छोड़ी और फिर अचानक वो एक कदम पीछे हट गया। ठीक है, उसने कहा, आज हम जा रहे हैं। एक पल के लिए माहौल में ढील आई, लेकिन राहत मिलने से पहले ही उसने आगे कहा, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए, हम वापस आएंगे और अगली बार शायद सिर्फ बातें नहीं होंगी। शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और अपने दोनों आदमियों को इशारा किया। तीनों अपनी गाड़ी की ओर मुड़े। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। इंजन चालू हुआ और गाड़ी धीरे धीरे चली गई, पीछे एक घुटन भरी खामोशी छोड़कर। शांति देवी वहीं खड़ी रहीं जब तक कि गाड़ी कच्ची सड़क पर ओझल नहीं हो गई। जब इंजन की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, तब वो घर के अंदर मुड़ी। कमरे का दरवाज़ा लगभग तुरंत खुल गया। माया बाहर आई। उसके चेहरे पर आंसू थे। अम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने भर्राई आवाज में कहा। मेरी वजह से आपको। चुप, शांति देवी ने कहा। आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन बात काटने के लिए काफ़ी थी। माया रुक गई। शांति देवी ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन वे रुकेंगे नहीं, माया ने कांपते हुए कहा। हाँ, उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। वे नहीं रुकेंगे। एक शांत लेकिन भारी वाक्य। माया ने उन्हें देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। तो हम क्या करेंगे? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, जहां कच्ची सड़क अभी अभी शांत हुई थी। फिर उन्होंने कहा, धीरे धीरे, साफ साफ हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। माया ठिठक गई। आगे बढ़ना? शांति देवी ने उसे देखा। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ दृढ़ता नहीं थी, बल्कि एक फैसला था जो बन चुका था। एक जगह पर रहना मतलब उनके आने का इंतजार करना, उन्होंने कहा, और अगली बार वे दरवाजे पर नहीं रुकेंगे। माया ने गला साफ किया। एक साथ डर और आने वाले कल की एक अस्पष्ट भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। तो आप क्या सोच रही हैं? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक बार फिर बाहर देखा और इस बार उनके दिमाग में एक योजना बनने लगी थी। गाड़ी के जाने के बाद घर के सामने का आंगन फिर से अपनी जानी पहचानी शांति में लौट आया, लेकिन इस शांति में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। ये एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसा था, जब बाहर सब कुछ शांत लगता है लेकिन अंदर एक अदृश्य दबाव बनता रहता है। शांति देवी बहुत देर तक बरामदे में खड़ी रहीं। उनकी आंखें अभी भी उस कच्ची सड़क की ओर थीं, जहां से गाड़ी अभी अभी गुजरी थी। उनके दिमाग में अब बिखरे हुए अनुमान नहीं थे, बल्कि एक स्पष्ट समझ थी। वे लोग वापस आएंगे और अगली बार वे सिर्फ बातों पर नहीं रुकेंगे। माया पीछे खड़ी थी, ना तो पास आने की हिम्मत कर रही थी, ना ही कुछ बोलने की। उसे हवा में बदलाव महसूस हो रहा था। ये सिर्फ डर नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा निश्चित था, जैसे शांति देवी ने बिना कहे ही कोई फैसला कर लिया हो। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर गईं, दरवाजा बंद किया। लेकिन इस बार सिर्फ कुंडी नहीं लगाई, बल्कि हर कोने, हर कुंडी, हर खिड़की के फ्रेम की जांच की। ये हरकतें जल्दबाजी में नहीं थीं, बल्कि दृढ़ थीं, जैसे कोई किसी ऐसी चीज की तैयारी कर रहा हो जो पहले से ही पता हो कि होने वाली है। बैठ जाओ, उन्होंने मेज के पास कुर्सी खींचते हुए कहा। माया ने वैसा ही किया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बेचैनी थी। अम्मा, क्या वे सच में वापस आएंगे? उसने पूछा, हालांकि जवाब साफ था। शांति देवी ने टालमटोल नहीं की। हाँ, और अगली बार वे दरवाजे पर नहीं रुकेंगे। एक खामोशी छा गई। माया ने अपने हाथ कस लिए, होंठ भींच लिए। तो मुझे चले जाना चाहिए, मैं अब यहां नहीं रह सकती। वाक्य खत्म होते ही शांति देवी ने सिर हिला दिया। कहां जाओगी? उन्होंने पूछा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन माया को रोकने के लिए काफी थी। बाहर
क्या तुम्हारे पास यहां से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह है? माया जवाब नहीं दे सकी। शांति देवी उसके सामने बैठ गई। उनकी आंखें गहरी हो गईं। मेरी बात सुनो, उन्होंने शुरू किया। आवाज धीमी लेकिन निश्चित थी। अब ये छिपने का खेल नहीं रहा। तुम छिपोगी, वे ढूंढेंगे। तुम भागोगी, वे पीछा करेंगे। ऐसे तुम कभी नहीं बच पाओगी। माया ने सिर झुका लिया। आंसू गिरने लगे। तो मैं क्या करूं? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने दरवाजे से बाहर देखा, जहां शाम की रोशनी फीकी पड़ रही थी। फिर वो मुड़ी। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ बचाव नहीं था, बल्कि एक अलग तरह की कठोरता थी। हम अब नहीं भागेंगे। माया ने तेजी से सिर उठाया। नहीं भागेंगे? हाँ। उन्होंने सिर हिलाया। हम यहीं रहेंगे, लेकिन उनके आने का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि जब वे आएं तो तैयार रहने के लिए। इस वाक्य ने कमरे का माहौल बदल दिया। अब ये कोने में धकेले जाने का एहसास नहीं था, बल्कि निष्क्रियता से सक्रियता की ओर एक कदम था। माया ने उन्हें देखा, डरी हुई और असमंजस में। लेकिन हम सिर्फ 2 लोग हैं इस गांव में, शांति देवी ने धीरे धीरे कहा। हर चीज का समाधान ताकत से नहीं होता। वो उठी, घर के कोने में गईं और एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। अंदर कुछ खास नहीं था। पुराने कपड़े, कुछ औजार, एक रस्सी का बंडल। उन्होंने एक एक चीज निकालकर मेज पर रखी, जैसे हिसाब लगा रही हों। माया देखती रही। उसके मन में चिंता और आश्चर्य दोनों थे। तैयारी, उन्होंने कहा। वो बाहर गईं और बाड़ की ओर जोर से आवाज लगाई। रामू काका, घर पर हो क्या? उनकी आवाज शाम की शांति में गूंज गई। थोड़ी देर बाद बगल के घर से जवाब आया। जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी गेट पर दिखाई दिया। मजबूत कदकाठी, सतर्क आंखें। क्या बात है? शांति दीदी? शांति देवी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ अजनबी लोग आए थे। एक बार नहीं। आदमी ने भौहें सिकोड़ी। कैसे लोग? रास्ते के लोग नहीं, ढूंढने वाले। और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दूसरा आदमी समझ गया। ऐसे गांवों में अजनबी लोगों का बार बार असामान्य परिस्थितियों में दिखना हमेशा एक बुरा संकेत होता है। क्या और लोगों को बुलाने की जरूरत है? उसने पूछा। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया। आज रात थोड़ा ध्यान रखना। आदमी ने और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, मैं आसपास के घरों में बता दूंगा। माया घर के अंदर खड़ी सब सुन रही थी। एक नया एहसास जागा। अब सिर्फ डर नहीं था। पहली बार उसे लगा कि वो पूरी तरह से अकेली नहीं है। जब पड़ोसी चला गया तो शांति देवी ने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। यहां लोग दूसरों को इतनी आसानी से परेशान नहीं होने देते, उन्होंने कहा। माया ने उन्हें देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन नजरों में अब कुछ और था। आपको डर नहीं लगता? शांति देवी धीरे से मुस्कुराई। डर तो लगता है, लेकिन डर का मतलब पीछे हटना नहीं होता। बाहर शाम की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। आसमान गहरे भूरे रंग का हो गया और फिर अंधेरा छा गया। माहौल फिर से अपनी जानी पहचानी शांति में लौट आया। लेकिन इस बार ये शांति खाली नहीं थी। ये जैसे इंतजार कर रही थी। घर के अंदर सब कुछ फिर से व्यवस्थित किया गया था। दरवाजे मजबूत किए गए थे, रोशनी तैयार थे, और जो भी चीजें बचाव के लिए इस्तेमाल हो सकती थीं, वे सुविधाजनक जगहों पर रखी गई थीं। ये कोई किला नहीं था, लेकिन एक अप्रत्याशित घुसपैठ का सामना करने के लिए काफी था। माया चूल्हे के पास बैठी थी। उसका हाथ अपने पेट पर था। बच्चे ने हल्के से हरकत की, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही है। अम्मा, उसने धीरे से पुकारा। अगर वे आए तो क्या आपको पछतावा होगा? शांति देवी ने जलती हुई आग को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर हिलाया। कुछ चीजें न करने का अफसोस ज्यादा होता है। जवाब सरल था, लेकिन माया को चुप कराने के लिए काफी था। बाहर अंधेरा छा चुका था। हवा हल्की चलने लगी थी और रात की ठंडक महसूस हो रही थी। और कहीं दूर कच्ची सड़क पर शायद वे वापस आ रहे थे। उस दिन की शाम एक शांत, लेकिन अब पहले जैसी भारी नहीं, लय में भी थी। शांति देवी के पड़ोसी से मदद मांगने के बाद घर का माहौल जैसे बदल गया था। चिंता खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उस चिंता को एक सहारा मिल गया था। माया अब पहले की तरह सिकुड़ कर नहीं बैठी थी। उसने शांति देवी के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सब्जी धोना, चावल साफ करना, मेज पोंछना। ये साधारण काम जो इस खतरनाक स्थिति में निरर्थक लग सकते थे, उसके मन को शांत कर रहे थे।
बहुत समय बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक सामान्य जीवन जी रही है, ना कि सिर्फ भाग रही है। शांति देवी अपने जाने पहचाने शांत स्वभाव में थी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नरमी आ गई थी। कभी कभी वो माया को देखती, खासकर जब वो झुककर अपने पेट को सहलाती और फिर अकेले ही मुस्कुरा देती। एक बहुत ही अजीब एहसास उनके दिल में घर कर रहा था। ये दया नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो यादों जैसा था। एक बच्चे की छवि जो कभी इस घर में दौड़ता था, जो उस आम के पेड़ के नीचे हंसता बोलता था। अचानक दिखाई दी और फिर गायब हो गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके दिल में वो इस लड़की को अब एक अजनबी नहीं मान रही थीं। खाना बनाना जानती हो? उन्होंने पूछा, जब उन्होंने माया को अजीब तरह से सब्जी काटते देखा। माया ने सिर उठाया, थोड़ी शर्माई हुई। जी थोड़ा बहुत, लेकिन आपके जैसा स्वादिष्ट नहीं। शांति देवी धीरे से मुस्कुराईं। स्वादिष्ट हो या ना हो, खाने लायक होना चाहिए। गांव में ज्यादा नखरे नहीं होते। माया मुस्कुराई, एक दुर्लभ मुस्कान। जब से वो यहां आई थी, और उसी मुस्कान ने रसोई को और भी गर्म बना दिया, भले ही बाहर अंधेरा होने लगा था। खाना बनाते समय माया ने अचानक पूछा, अम्मा आप अकेले कब से रह रही हैं? 3 साल, उन्होंने संक्षेप में जवाब दिया। आपके बच्चे? उनका हाथ एक पल के लिए रुक गया, इसलिए नहीं कि उन्हें बुरा लगा, बल्कि इसलिए कि यह सवाल एक बहुत गहरी जगह को छू गया था। अब यहां कोई नहीं रहता, उन्होंने धीरे धीरे कहा। एक दूर चला गया और दूसरा। उन्होंने आगे नहीं कहा। माया समझ गई। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे माफ करना। शांति देवी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, पुरानी बात है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बात पूरी तरह से पुरानी नहीं होती। बस इंसान उसके साथ जीना सीख लेता है। उस रात का खाना सादा था, गर्म चावल, सब्जी का शोरबा, एक तला हुआ अंडा। लेकिन माया के लिए ये कई दिनों में सबसे भरपूर खाना था। वो धीरे धीरे खा रही थी, लेकिन अपनी भूख नहीं छिपा पा रही थी। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी कटोरी में और डाल दिया। और खाओ, उन्होंने कहा। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं खा रही हो। माया एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया। उसका हाथ अनजाने में अपने पेट पर चला गया। एक गर्म एहसास फैला, सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि उस वाक्य से भी। खाने के बाद दोनों ने मिलकर बर्तन धोए। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ इतना स्वाभाविक रूप से हुआ जैसे वे बहुत समय से एक साथ रह रहे हों। पानी के बहने की आवाज, बर्तनों के हल्के टकराने की आवाज, बाहर की हवा की आवाज, सब मिलकर एक दुर्लभ शांति बना रहे थे। जब काम खत्म हो गया तो शांति देवी ने संदूक से एक पुराना कपड़ा निकाला और मेज पर रख दिया। ये मैंने बचाकर रखा था, उन्होंने कहा। माया ने नीचे देखा। एक नरम, हल्के नीले रंग का कपड़ा, थोड़ा पुराना लेकिन अभी भी साफ। बहुत सुंदर है, उसने धीरे से कहा। पहले मैंने सोचा था कि एक छोटा सा कुर्ता सिलूंगी, लेकिन फिर। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी, बस कपड़ा माया की ओर बढ़ा दिया। सिलना जानती हो? माया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। जी जानती हूं। तो सिल लो, उन्होंने कहा। उसके लिए। ये साधारण वाक्य माया को कुछ सेकंड के लिए चुप करा गया। उसने कपड़ा उठाया, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। क्या आप सच में ये मुझे दे रही हैं? हाँ, माया ने कुछ और नहीं कहा। उसने काटना और सिलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे लेकिन सावधानी से। हर सिलाई में जैसे कुछ छिपा था, उम्मीद, चिंता और वो प्यार जो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यहां मिलेगा। शांति देवी पास में बैठी देखती रहीं। उनकी आंखें नरम हो गईं। उस पल में छोटा सा घर जैसे फिर से जी उठा। अब ये सिर्फ एक पनाहगाह नहीं था, बल्कि एक असली घर जैसा लग रहा था। अम्मा, माया ने थोड़ी देर बाद कहा, अगर मैं बाद में ठीक हो गई तो मैं यहां वापस आना चाहूंगी। शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बाहर देखा, जहां अंधेरे ने आंगन को ढक लिया था। पहले अच्छी तरह से जी लो, उन्होंने कहा। बात की बातें बाद में सोचना। माया ने सिर हिलाया। रात गहरी हो रही थी। हवा बांस की बाड़ से सरसरा रही थी। एक जानी पहचानी आवाज। बाहर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर दोनों जानते थे कि ये शांति हमेशा नहीं रहेगी। शांति देवी उठी और एक बार फिर दरवाजा जांचा।
माया भी उठी और सिला हुआ अधूरा कपड़ा मेज पर रख दिया। अम्मा, क्या वे आज रात आएंगे? शांति देवी ने बाहर के अंधेरे को देखा। पता नहीं, उन्होंने जवाब दिया, एक जाना पहचाना जवाब। लेकिन इस बार इसने किसी को घबराया नहीं। क्योंकि वे अब ज्यादा तैयार थे। माया बिस्तर पर वापस गई, लेट गई। उसका हाथ अभी भी अपने पेट पर था। बच्चे ने हल्के से हरकत की, जैसे खामोशी में एक छोटी सी जिंदगी बढ़ रही हो। शांति देवी ने बत्ती बुझा दी, सिर्फ आग की धीमी रोशनी छोड़ दी। घर फिर से शांत हो गया। लेकिन इस बार ये निष्क्रिय इंतजार नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। रात सामान्य से ज्यादा तेजी से आई, जैसे पूरा इलाका भी महसूस कर रहा हो कि कुछ होने वाला है। आसपास के घरों से अब कोई बातचीत की आवाज नहीं आ रही थी। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। सब कुछ एक गहरे अंधेरे में डूब गया था, सिवाय शांति देवी के घर की रसोई में जलती धीमी आग के। लेकिन पिछली रातों के विपरीत इस बार यह सामान्य शांति नहीं थी, बल्कि इंतजार की शांति थी। माया बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन सो नहीं रही थी। उसने आंख खोलकर छत को देखा। उसका हाथ अपने पेट पर था। बच्चा कभी कभी हल्के से हरकत करता, जैसे एक याद दिला रहा हो कि समय ज्यादा नहीं बचा है। हर छोटी हरकत उसे एक और शांत करती तो दूसरी ओर और भी डराती। वो जानती थी कि अगर वे इस बार वापस आए तो सब कुछ सिर्फ बातों पर नहीं रुकेगा। बाहर के कमरे में शांति देवी अभी भी वहीं बैठी थी। न लेटी थी, न पीठ टिकाई थी, बस सीधी बैठी थी। उनकी आंखें दरवाजे पर थीं। उनके बगल में टॉर्च, चाकू और एक लकड़ी का डंडा तैयार रखा था, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि तब के लिए जब कोई और चारा न बचे। उनके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें बदल गई थीं। अब वो अकेले रहने वाली शांत महिला नहीं थी, बल्कि रक्षा के लिए तैयार एक योद्धा थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर मिनट घंटों जैसा लग रहा था। और फिर आवाज आई, एक नहीं बल्कि कई। पहियों की आवाज, कार के दरवाजे बंद होने की आवाज, सूखी मिट्टी पर कदमों की आहट। बिना देखे ही पता चल गया था कि वे वापस आ गए हैं, और इस बार ज्यादा लोग थे। माया बिस्तर पर उछल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अम्मा, उसने कांपते हुए पुकारा। वहीं रहो, शांति देवी ने तुरंत जवाब दिया, बिना पीछे मुड़े। बाहर कार की हेडलाइट्स ने आंगन में घूमकर सीधे घर पर रोशनी डाली। अब पिछली बार की तरह खामोश जासूसी नहीं थी। इस बार वे खुले आम आए थे। कदमों की आहट पास आई, गेट पर नहीं रुकी, आंगन में नहीं रुकी, सीधे बरामदे तक आ गई। 1 सेकंड की खामोशी और फिर खट। दरवाजे को बाहर से जोर से धकेला गया, लेकिन वो नहीं खुला। 1 सेकंड बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये विनम्र खटखटाहट नहीं थी, ये पीटना था। दरवाजा खोलो अम्मा। उस आदमी की आवाज गूंजी। अब पहले जैसी शांति नहीं थी। शांति देवी उठी। ना कोई जल्दी, ना कोई घबराहट। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। आप जानती हैं कि हम यहां हैं, बाहर से आवाज आई। मामले को और मुश्किल मत बनाइए। शांति देवी दरवाजे के पास खड़ी हो गई, लेकिन तुरंत नहीं खोला। मैंने कहा था, यहां कोई नहीं है। एक ठंडी हंसी गूंजी। आप सोचती हैं कि हम अब भी यकीन करेंगे? दरवाजे पर जोर से पीटा गया। माया कमरे में खुद को कसकर पकड़े हुए थी। कोई आवाज ना निकालने की कोशिश कर रही थी। आंसू बह रहे थे। लेकिन उसने रोने की आवाज को रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए थे। बाहर एक और आदमी बोला, दरवाजा तोड़ दो। धड़ाम, दरवाजा कांप उठा। शांति देवी ने अपने हाथ कस लिए। रुको। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी। आवाज एक पल के लिए रुक गई। शांति देवी ने अचानक कुंडी खोली। दरवाजा खुला और बाहर खड़े तीनों आदमी 1 सेकंड के लिए ठिठक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो दरवाजा खोलेंगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो बाहर निकली और ठीक रास्ते में खड़ी हो गईं। उनके पीछे उनका घर था और सामने 3 आदमी। तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। मुख्य आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखें पिछली बार से ज्यादा ठंडी थीं। हमने कहा था, वो लड़की यहां नहीं है। आप अभी भी झूठ बोलना चाहती हैं। शांति देवी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बस तुम्हें वो नहीं दे रही जो तुम चाहते हो। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि दिल की धड़कन सुनी जा सकती थी। पीछे से एक आदमी आगे बढ़ा। रास्ते से हटो, उसने गुर्राया। शांति देवी नहीं हिली। मेरे घर में कोई नहीं आएगा। मुख्य आदमी उनके बिल्कुल करीब आ गया, बस 1 कदम की दूरी पर। आप सोचती हैं कि आप हमें रोक सकती हैं? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
उन्होंने बस उसे देखा और फिर धीरे धीरे कहा, मैं नहीं रोकूंगी। एक खामोशी। लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर से गुजरोगे तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। वाक्यों में कोई धमकी नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। हवा का एक झोंका आया, पीछे बांस की बाड़ में सरसराहट हुई और फिर घर के पीछे से कदमों की आहट आई। 1, 2 और फिर और भी। मुख्य आदमी ठिठक गया। उसने अपना सिर घुमाया। आंगन में कुछ परछाइयां दिखाई दी, ज्यादा नहीं, लेकिन काफी थीं। वे पड़ोसी थे, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वे वहां खड़े थे, देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। माहौल बदल गया। पहली बार उस आदमी की आंखों में पहले जैसी निश्चितता नहीं थी। उसने वापस शांति देवी को देखा, फिर चारों ओर हिसाब लगाया। 1 सेकंड, 2 सेकंड। आखिरकार वो एक कदम पीछे हट गया। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इशारा किया और तीनों वापस मुड़ गए। कदमों की आहट दूर होती गई। गाड़ी के इंजन की आवाज आई और फिर रात में गायब हो गई। आंगन फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार पहले जैसा डरावना नहीं था। शांति देवी कुछ सेकंड और खड़ी रहीं, फिर अंदर मुड़ी। माया ठीक उनके पीछे खड़ी थी, आंसू से भीगी हुई। अम्मा, वो पूरा नहीं कह सकी। शांति देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खत्म हो गया। लेकिन दोनों जानते थे कि ये सिर्फ अस्थाई था, क्योंकि असली शुरुआत तो अब होनी थी। रात बहुत तेजी से आई, इतनी तेजी से कि माया को एहसास भी नहीं हुआ, और घर एक शांत अंधेरे में डूब गया। बस रसोई में एक छोटी सी आग की लौ एक कमजोर सांस की तरह टिमटिमा रही थी। उन लोगों के जाने के बाद माहौल अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था, लेकिन पूरी तरह से हल्का भी नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये शांति सिर्फ अस्थाई है। शांति देवी वहीं बैठी रहीं, पीठ कुर्सी पर हल्की सी टिकी हुई। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं, जैसे कुछ बहुत देर से सोच रही हों। और माया, वो चूल्हे के पास बैठी थी, दोनों हाथ अपने पेट पर रखे, बच्चे की हर छोटी हरकत को महसूस कर रही थी, जैसे ये खुद को यकीन दिलाने का एक तरीका हो कि सब कुछ अभी भी नियंत्रण में है। थोड़ी देर बाद शांति देवी उठी, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर के पिछले हिस्से में गईं और उस छोटे से कमरे का दरवाजा खोला जो कई सालों से बंद था। दरवाजे से एक बहुत ही धीमी आवाज आई, जैसे वो खुद भी फिर से खुलने का आदी ना हो। माया देखती रही, उत्सुक थी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जब शांति देवी वापस आईं तो उनके हाथ में एक छोटा नीले रंग का कंबल था, पुराना, लेकिन इतनी सफाई से तय किया हुआ कि पता चल रहा था कि उसे हमेशा सहेज कर रखा गया है। इधर आओ, उन्होंने कहा। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग था। यह अब सावधानी नहीं थी, बल्कि एक फैसला था। माया उठी, पास आई। उसकी नजरें उनके हाथ में रखे कंबल पर रुक गईं। ये मैंने बहुत समय से रखा है, उन्होंने धीरे धीरे कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो, माया से ज्यादा। सोचा था कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। माया ने धीरे से उसे छुआ, कपड़े की कोमलता को महसूस किया, और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, गर्म और घुटन भरा। शांति देवी थोड़ा मुड़ी, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो, फिर कहा, वो कमरा पहले मेरे बेटे का था, अब शायद किसी के रहने का समय आ गया है। इस वाक्य ने माया को रोक नहीं पाया। आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास से, स्वीकार किए जाने का, रहने दिए जाने का। बिना कुछ और कहे शांति देवी ने कमरा साफ करना शुरू कर दिया। धूल झाड़ी, खिड़की खोली, और माया पास में खड़ी होकर छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी, जैसे हर हरकत किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की तैयारी हो। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा, एक भूली बिसरी जगह से एक जीवित, सांस लेती जगह में। बाहर हवा बांस की बाड़ से धीरे धीरे गुजर रही थी। अब पहले जैसी धमकी नहीं थी, बस गांव की एक जानी पहचानी आवाज थी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो शांति देवी ने संदूक से एक साफ तौलिया और कुछ कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख दिए। उनकी आंखें अब बाहर नहीं देख रही थी, बल्कि माया और बच्चे पर केंद्रित थीं। अगर कुछ हो तो मैं यहीं हूं, उन्होंने सादगी से लेकिन दृढ़ता से कहा। माया ने सिर हिलाया, उसका हाथ अपने पेट पर था। जीवन की धड़कन हर मिनट और साफ महसूस हो रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था, जब तक कि एक अचानक दर्द नहीं उठा। माया रुक गई,
उसने बिस्तर का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अम्मा, उसने पुकारा। उसकी आवाज में अब शांति नहीं थी। शांति देवी तुरंत मुड़ी, एक नजर में ही समझ गई। कब से दर्द हो रहा है? उन्होंने तेजी से पूछा। अभी अभी, लेकिन माया ने वाक्य पूरा नहीं किया कि अगला दर्द आ गया, ज्यादा तेज, ज्यादा साफ, और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। शांति देवी ने काम शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, जैसे उन्होंने ये काम जीवन में कई बार किया हो, भले ही बहुत समय से नहीं किया था। पानी गर्म किया गया, तौलिए तैयार किए गए, बिस्तर ठीक किया गया। मेरी बात सुनो, गहरी सांस लो और फिर छोड़ो, उन्होंने एक मजबूत और शांत आवाज में कहा, जैसे उस उथल-पुथल में एकमात्र सहारा हूं। माया ने वैसा ही किया, लेकिन आंसू अभी भी बह रहे थे, डर से नहीं, बल्कि दर्द से, जो बहुत ज्यादा और अप्रत्याशित था। बाहर रात अभी भी शांत थी। कोई गाड़ी नहीं, कोई लोगों की आवाज नहीं, बस हवा और उस छोटे से कमरे में तेज सांसों की आवाज थी। समय जैसे रुक गया था, बस दर्द की लहरें, सांसों की लय और शांति देवी के छोटे छोटे निर्देश थे। बस होने वाला है, थोड़ी और हिम्मत रखो, उन्होंने कहा, माया का हाथ कसकर पकड़े हुए। एक और दर्द की लहर, और फिर एक रोने की आवाज गूंजी, छोटी लेकिन साफ। कमजोर, लेकिन पूरे कमरे को भरने के लिए काफी, जैसे एक पल के लिए सब कुछ रुक गया हो। माया रो पड़ी, अब दर्द से नहीं बल्कि राहत से। मेरा बच्चा, उसने फुसफुसाया। शांति देवी ने बच्चे को उठाया और उसे उस नीले कंबल में लपेटा जो पहले से तैयार था। उनकी आंखें नरम हो गईं, पूरी कहानी में पहली बार। ना कोई चिंता, ना कोई सतर्कता, बस एक गहरी सर्दी। लड़का हुआ है, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने बच्चे को माया के हाथों में दिया। मां ने कांपते हुए उसे लिया। अपने बच्चे को ऐसे देखा जैसे वो पूरी दुनिया हो। बच्चा हल्के से हिला और फिर गर्म गोद में शांत हो गया। बाहर हवा शांत हो गई थी, आसमान में दूर कहीं रोशनी होने लगी थी। एक नया दिन शुरू हो रहा था। भागने की रात नहीं, पीछा किए जाने का डर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत। उस छोटे से घर में कई सालों बाद पहली बार एक बच्चे की आवाज थी, एक परिवार की गर्मी थी, और एक बात थी जो दोनों महिलाओं ने कही नहीं, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से महसूस की। इस पल से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। ये कहानी दिखाती है कि अच्छाई सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने का साहस भी है। जीवन में कभी-कभी हम सुरक्षा नहीं, बल्कि मानवता को चुनते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे काम किसी दूसरे इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। साथ ही ये कहानी ये भी याद दिलाती है कि परिवार सिर्फ वो नहीं है जहां हम पैदा होते हैं, बल्कि वो भी है जहां हमें प्यार और सुरक्षा मिलती है, और कभी-कभी ये पूरी तरह से अजनबियों से मिलता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। अधिक जानकारी के लिए बने रहे। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम सब उसे मिलाएंगे।